नमस्कार विद्यार्थियों, हमने कल की क्लास में मनोविज्ञान के बारे में जाना था। आज हम यानी कि इसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बीच में रह गया था, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या क्या जान रहे थे हम? मनोविज्ञान के परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि मनोविज्ञान कैसे हमारे अध्ययन क्षेत्र में आया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, उसको हम जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्या हमने जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान कहाँ से आया है। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएं होती हैं, ऐसे ही सबसे पहले जो हमारे अध्ययन के लिए जो विषय आया था वो आया था दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में हम किसे पढ़ते हैं? मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है बात, मैंने आपको कल शताब्दियों के बारे में बताया था कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है और उस समय में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कल इतना हमने बताया था, फिर भी मैं इनको साइड में लिख रही हूँ। हमने बात करी थी 16वीं शताब्दी की, ये मैं लिखता हूँ, सिर्फ ये लिख रही हूँ मैं, यहाँ बात हो गई थी 17वीं शताब्दी की। ठीक है, और 18वीं शताब्दी की, उसके बाद आती है 19वीं शताब्दी। हमारा लेक्चर पूर्ण रूप से 18वीं शताब्दी तक हुआ था। ठीक है ना, कहाँ तक हुआ था? 18वीं शताब्दी तक हुआ था, जिसे 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? चेतना के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है 20वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात है, तो हम साइड में रखते हैं। तो हमने 18वीं शताब्दी तक बात कर ली थी, हम जान चुके थे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है, आपने पढ़ा है, वीडियो में सब कुछ क्लियर है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान या मस्तिष्क, एक ही बात है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। ठीक है, और अब हम बात करेंगे हम 19वीं शताब्दी की। ठीक है, तो अब थोड़ा जाते हैं कि 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे मनोवैज्ञानिक? डेकार्टे, प्लेटो और अरस्तू। ठीक है, उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का मानने वाले कौन थे? पोम्पोलॉजी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? टिचनर, विलियम वुड और विलियम जेम्स। ठीक है, ये इसका समर्थन करने वाले थे। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे इन परिभाषाओं का स्वरूप बदला, यानी कि मनोविज्ञान के नामों में कैसे कैसे परिवर्तन आया। मीन्स जब वो अपनी परिभाषा को सिद्ध करने में, अपनी परिभाषा को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, उसको स्वरूप बताने में सक्षम नहीं हुए, तो उस परिभाषा को आगे आने वाले मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कर दिया? नकार दिया। अब आती है बात हमारे वर्तमान में जो हमारा हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं वो किस रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। व्यवहार का विज्ञान यानी कि इसका व्यवहार, एक मानव का, एक बालक का व्यवहार। ठीक है, मनोविज्ञान में तो हर प्राणी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसी के अंतर्गत देखो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले क्या आया था? दर्शन शास्त्र। क्या आया था? दर्शन शास्त्र। स्टेप बाय स्टेप पूरे क्रम से हम पढ़ेंगे, जिससे हमको सारी बात समझ में आएगी। वहां से थोड़ा, वहां से थोड़ा, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। शुरुआत से जीरो से बिल्कुल नीचे से हम चलेंगे, तभी हम मंजिल पर पहुंचेंगे। तो दर्शन शास्त्र की शाखा को, दर्शन शास्त्र कौन निकला है? मनोविज्ञान। क्या निकला है? मनोविज्ञान। ठीक है, अब मनोविज्ञान की ये दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की। और मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हम किसे पढ़ते हैं? बाल विकास को। किसे पढ़ते हैं? बाल विकास पढ़ते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसे दर्शन शास्त्र की शाखा निकली है, ऐसे मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। मनोविज्ञान की भी अनेक शाखाएं हैं, अनेक पॉइंट बनते हैं। हम उनको क्रम से पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो पॉइंट लगे हैं उन सबको हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में जानना, उसके बाद इसी की एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं। थोड़ी सी हम एक
मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की ही शाखा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसी की ही एक अनेक शाखा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमको जानिए। इसी की ही एक और शाखा है, उसका नाम क्या है? बाल विकास। बाल विकास। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए क्या है कि कैसे कैसे इसकी मनोविज्ञान का आधार क्या है? दर्शन शास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है? मनोविज्ञान। बाल विकास का आधार क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में ही हम बाल विकास को पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमको पहले मनोविज्ञान के बारे में जानना है, इसका परिचय हम जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ, परिभाषा। यानी कि मनोविज्ञान में किसका प्रयोग? नियमों, सिद्धांतों और प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के एक सिंपल उसमें शब्दों में समझो, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, नियमों का जब शिक्षा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब शिक्षा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान ने जो नियम बनाए हैं कि एक बालक को कैसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक को किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा के नियमों का या शिक्षा के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करना, शिक्षा के अंतर्गत उनका प्रयोग करना या मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन करते हुए, मनोविज्ञान के सूत्रों का पालन करते हुए, मनोविज्ञान के प्रयोगों का पालन करते हुए शिक्षा प्रदान, एक बालक को जब शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात इसी में ही, इसकी हम आगे जानेंगे। अभी हम मनोविज्ञान का परिचय जान रहे हैं कि मनोविज्ञान आया कैसे, हमारे सामने ही हमारे अध्ययन क्षेत्र में कैसे आया, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन जानेंगे, मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है कुछ उनको जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्षेत्र है उसको मैं एक पॉइंट उसमें लिखवाऊंगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हमको आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे उसके बाद हम आएंगे बाल विकास पर, जो हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ये लेंथी भी माना जाता है। जितने भी मनोविज्ञान के टॉपिक लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, उसमें सबसे लेंथी टॉपिक ये ही माना जाता है, बाल विकास। अब मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, ये आपका एक प्रकरण है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब इसके अनेक शिक्षण बिंदु बनते हैं। जैसे आप एक पाठ योजना बनाते हो ना, तो एक प्रकरण रखते हो, उसके बाद उसके शिक्षण बिंदु बनाते हो, तो ऐसे ही मनोविज्ञान हमारे पास क्या है? एक प्रकरण है। ठीक है, तो इसकी अनेक शाखाएं, अनेक शिक्षण बिंदु हैं इसके। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकरण है हमारे पास, इसके हमारे पास जो बिंदु शिक्षण बिंदु बनते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास बाल विकास। ठीक है, तो बाल विकास के जो भी शिक्षण बिंदु बनते हैं, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का परिचय, ठीक है, बाल विकास का इतिहास, ठीक है ना, कैसे बाल विकास कैसे आया, जैसे दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कैसे निकला, मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान कैसे बनी, उसी प्रकार इस मनोविज्ञान से बाल विकास कैसे निकलकर हमारे सामने आया, बाल विकास की उत्पत्ति कैसे, बाल विकास की आवश्यकता हमें कैसे महसूस हुई, जिसके कारण हम एक बालक का अध्ययन करते हैं। यानी कि जब मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास, क्योंकि बालक का विकास कैसे होता है, बालक कैसे डेवलपमेंट करता है, बालक जब से जन्म लेता है और तब तक उसकी मृत्यु ना होता है। मूल रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि बाल विकास के अंतर्गत कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है मूल रूप से। ठीक है ना, ये परिभाषा किसने दी थी? सबसे पहले पर्क ने दी थी। मैं अभी और आगे बताऊंगी, जब बाल विकास का इतिहास पढ़ाऊंगी, बाल विकास कैसे आया, कैसे उत्पत्ति हुई, बाल विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया, क्या इसका कार्य किया जा रहा है, क्या क्या संस्थाएं हैं इसके ऊपर। ठीक है, बाल विकास के जनक कौन है, ये सब कुछ मैं आपको जब इस स्टेप पे आऊंगी तब मैं बताऊंगी। थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे शाखाएं आगे बढ़ती हैं। अब इसमें आगे के बाल विकास है, फिर हमारा क्या आएगा
इंटेलिजेंसी आएगी, बुद्धि आएगी, पर्सनालिटी आएगी, हमारा समायोजन आएगा, हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आएंगी, हमारी अभिवृद्धि विकास इसी में आएगा। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं आएंगी हमारी। इस कारण अनेक टॉपिक लगे हुए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाल विकास के अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब हमारे हम मूल टॉपिक पर आते हैं। बीच में जो बातें जुड़ी हुई होती हैं, आपको पता है शिक्षा सहसंबंध के सिद्धांत का पालन करती है, तो जो बातें हमको लगती थी इस बात को यहाँ पर क्लियर करना है, हम उसको वहां पर क्लियर करते हुए चलते हैं। अब बात आती है, हम 19वीं शताब्दी पे आते हैं। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में हमारे मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। इसका जो समर्थन करने वाले थे, यानी कि जो पूरी तरह से व्यवहार में जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार में अपनाया, वो थे हमारे प्रोफेसर वाटसन, जे.बी. वाटसन थे। लेकिन उससे पहले की कुछ बात हमें जाननी है कि ये व्यवहार शब्द आखिर आया कैसे, सबसे पहले किसने हमारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया। ठीक है, सबसे पहले हमारा ध्यान व्यवहार शब्द की ओर। एक बात होती है कि मान ली किसी ने कोई नाम ले दिया, लेकिन उसको हाईलाइट किसने, मतलब उसको फैलाया किसने, नाम तो किसी ने बताया, ध्यान आकर्षित कर दिया कि फलाना ये है, लेकिन उसके बारे में प्रचार किसने किया, ऐसे जानना है। तो नाम किसने दिया और प्रचार किसने किया। नाम देने वाले अलग थे, हमारा ध्यान इस नाम की तरफ आकर्षित करने वाले अलग थे, और इसका प्रचार प्रसार करने वाले अलग थे, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान आकर्षित किया था मनोविज्ञान के व्यवहार शब्द की ओर, वो थे विलियम मैकडूगल। कौन थे? विलियम मैकडूगल, वो थे विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल थे जिन्होंने हमारा ध्यान सर्वप्रथम मनोविज्ञान के व्यवहार शब्द की ओर आकर्षित किया। अब आपके माइंड में आ रहा हो इन्होंने कैसे आकर्षित किया। तो इन्होंने 1908 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। यहाँ लिख देते हैं इसको, सोशल ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। अब बात है विलियम मैकडूगल ने 1908 में इनकी पुस्तक लिखी थी, उन्होंने पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। उनमें इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब इनकी आगे बात करेंगे। इन्होंने एक मूल प्रवृत्ति नाम से किसी व्यक्ति की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, वो आगे का मैटर है। लेकिन इन मूल प्रवृत्तियों को भी इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि एक बालक की 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग कहाँ किया था उन्होंने? अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आई बात समझ में? अब बात आती सबसे पहले इसके मतलब ध्यान आकर्षण किसने किया व्यवहार शब्द की ओर? हमारा सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने वाले, इसको व्यवहार में अपनाने वाले कौन थे? वो थे जे.बी. वाटसन। सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता है इसका प्रचार प्रसार करने में, इसको व्यवहार में अपनाने में, तो वो थे जे.बी. वाटसन। कौन थे? जे.बी. वाटसन। ठीक है, यहाँ तक
की बात क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी 19वीं शताब्दी तक की बात कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाने लगा। तो वो था व्यवहार का, क्या था बेटा, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये हो गया व्यवहार का विज्ञान। अब आती है बात 20वीं शताब्दी की। अब ये तो हमको पता है 19वीं शताब्दी से अब आगे शताब्दी तो बड़ी है, बढ़ेगी 20वीं से भाई, 19वीं के बाद 20वीं भी आएगी, 20वीं के बाद 21वीं भी आएगी। अब जब 19वीं शताब्दी में व्यवहार का प्रचलन अच्छे से होने लग गया, व्यवहार शब्द पूरी तरह से व्यवहार में आ गया, मानव के जीवन में आ गया, तो उसके बाद आती है हमारी 20वीं शताब्दी। उसके बाद हमारे उससे पहले हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी में एक परिभाषा और दी थी, उनका नाम था वुडवर्थ। जब इसको पूरी तरह से व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया मनोविज्ञान को, तो वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी थी, एक कथन कहा था इसके बारे में जो बहुत मतलब सुप्रसिद्ध है, अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। वो है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा। क्या कहा था इन्होंने? मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, उसके बाद अपने मन का परित्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना खोई और वर्तमान में वह व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। वर्तमान में क्या है? वो व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। कौन? मनोविज्ञान। आई बात समझ में? तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। आपको हर बुक में हर जगह ये कथन लिखा हुआ मिल जाएगा, जो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात आती है क्या बोलते हैं 20वीं शताब्दी की। उस 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए, क्रो एंड क्रो। अब शायद आपको पता हो या नहीं पता हो कि हमेशा ये परिभाषा बहुत अधिक मतलब हर जगह नाम आ जाता है। ये उसमें भी आता है, हम जो शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र जो विषय पढ़ते हैं वहाँ पे भी नाम आता है, मनोविज्ञान में बहुत जगह नाम आता है क्रो एंड क्रो का। अब हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये 2 बार क्रो क्यों आता है, 2 बार क्रो क्यों आता है? तो उस कंफ्यूजन को हम आज दूर कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसमें से एक क्रो का, ये 2 क्रो हैं, ये दोनों ही क्रो क्या है? अलग अलग है। दोनों ही क्रो क्या है? अलग अलग है। एक का नाम है एलिस क्रो, एक का नाम है एलिस क्रो और दूसरे का नाम है लिस्टर क्रो। ठीक है, जब ये दोनों ही परिभाषा देंगे किसी चीज की, ये दोनों मिलकर कोई परिभाषा देंगे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा? क्रो एंड क्रो। और जहां पर ये अकेले परिभाषा देंगे, वहां पर जहां एलिस देगा वहां पर एलिस क्रो लिखा मिलेगा आपको, और जहां पर लिस्टर क्रो डेफिनेशन देगा वहां आपको लिस्टर क्रो लिखा मिलेगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आज आ गई होगी कि ये कितने क्रो हैं? 2 क्रो हैं, दोनों के ही नाम क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना? तो उसके बाद अब इन्होंने क्या कहा था वो कहेंगे। 20वीं शताब्दी में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो आज तक लागू है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है, जो 20वीं शताब्दी है वह बालक की शताब्दी होगी। या बालक की शताब्दी है, इससे आगे जो भी 20वीं शताब्दी है वो पूरी तरह से कैसी है? बालक की शताब्दी है। पूरी तरह से मनोविज्ञान को बालक पर आधारित बना दिया गया। बालक के व्यवहार को, यानी सबसे पहले बात है हमारे इस संसार का निर्माण कहाँ से होता है? ठीक है, एक छोटा पेड़ भी बड़ा बनता है, तो एक छोटा सा बच्चा है, उसका व्यवहार का आकलन करना, उसको जानना, वो कैसे पढ़ता है, क्या उसका स्वभाव होता है, क्या उसके संवेग होते हैं, क्या वो सोचता है, तो उसके व्यवहार का आकलन करते हुए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हुए, उसका विकास करते हुए हमें एक
मजबूत संसार हमारे सामने उभर कर आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, पूरी तरह से बालक को ध्यान में रखकर ही उसका पूरी तरह से विकास किया जाता है। तो यानी कि 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान में जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जितने भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, एक बालक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, क्योंकि बालक क्या है, नींव है। एक मकान की नींव हम तैयार करते हैं, जब नींव मजबूत बनाते तो मकान भी मजबूत बनता है। ठीक है, ऐसे ही एक पेड़ है, अगर उसको आप अच्छा पेड़ डालोगे, खाद भी अच्छा डालोगे, ठीक है, अच्छी तरह से उसको सींचोगे तो वे एक सुंदर और घना पेड़ बनकर तैयार होगा। उसी प्रकार एक बालक को हम जैसा उसे बनाएंगे, जैसा हम सींचेंगे, जैसे उसको संस्कार देंगे, जैसे उसका व्यवहार करेंगे, वैसा ही वो व्यवहार करेगा। ठीक है, तो जैसे हम उसको शिक्षा देंगे वैसी वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसको शिक्षा भी किसके आधार पर दी जाए, मनोविज्ञान के आधार पर दी जाए। उसको संस्कार भी किसके आधार पर दिए जाए, मनोविज्ञान के आधार पर दिया जाए। तो आप बताइए 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी हुई या नहीं हुई? हुई। तो आगे आज वर्तमान तक वही बात लागू है कि आज भी जो कुछ भी कार्य किया जाता है बालक को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो भी शिक्षण विधियां बनाई जाती है, जो भी मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, शिक्षण सूत्र बनाए जाते हैं, पाठ्यचर्या बनाई जाती है, आरटी एक्ट बनाया, सब कुछ जो भी शिक्षा नीति बनती है वो भी बालक को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। तो मनोविज्ञान के आधार पर जो 20वीं शताब्दी है या जो आने वाली शताब्दियां हैं, सभी क्या कहलाती हैं, बालक की शताब्दी कहलाती है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा, बात पूरी तरह से आपके माइंड में आ गई होगी कि किस तरह मनोविज्ञान हमारे अध्ययन के क्षेत्र में आया, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, उसके बाद उसकी सीढ़ी क्या रही और वर्तमान में वो क्या है। इतनी सारी बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आती है बात, यानी कि हम लोग सबसे पहले हमने क्या था, मनोविज्ञान का परिचय हमारा चल रहा है। 16वीं शताब्दी हमने जान ली, 17वीं जान ली, 18वीं शताब्दी के बारे में हमने पढ़ लिया, 19वीं शताब्दी के बारे में हमने पढ़ लिया, 20वीं शताब्दी के बारे में हम जान ली। 20वीं शताब्दी से अब तक क्या चल रहा है, तो पूरी तरह से जो बालक का व्यवहार है, बालक का अध्ययन क्षेत्र है, बालक का जो शिक्षा है, पूरी तरह से किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब आती है बात मनोविज्ञान का परिचय जो मूल था हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, परिभाषाएं। मनोविज्ञान की भाषाएं। तो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं गैरिसन, क्या नाम है उनका, गैरिसन के अनुसार आप नोट कर सकते हो, गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषा होती है। तो क्या लिखा है उन्होंने, मनोविज्ञान का संबंध, उनके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार से होता है, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से
होता है। ठीक है, उसके बाद स्किनर, उसकी परिभाषा हम लिखेंगे। इसको मैं साफ करती हूँ, उसके बाद लिखेंगे हम स्किनर की परिभाषा। स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान, 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 मनोविज्ञान व्यवहार और मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। ये बेसिकली आपको जाननी है परिभाषाएं, कम से कम 3 परिभाषाएं होनी चाहिए, और 3 ही परिभाषा बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज में जो इन्होंने दी है उनके बारे में हमने आपको लिखवाई, 2 लिखवा दी हैं। अब आप एक और परिभाषा लिखिए। आगे लिखेंगे हम मन के अनुसार, इसके अनुसार, मन के अनुसार, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान। अब आप नोट कर लीजिए, मैं फिर भी लिख देती हूँ, चलो। मन के अनुसार, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार और संबंध की, व्यवहार और संबंध की व्यवहार और संबंध की वैज्ञानिक खोज है। ठीक है, ये हो गई आपके मनोविज्ञान के बारे में 3 परिभाषाएं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लिखवाई है, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, आज हमने पूरा कंप्लीट, यानी कि मनोविज्ञान का जो मूल परिचय था वो हमने जान लिया, कैसे आया अब तक, उससे पहले क्या था, कैसे कैसे आगे बढ़ा। अब यहाँ से आगे परिभाषा हमने जान ली है, यहाँ से आगे जो भी इसके टॉपिक है, इसके क्षेत्र है मनोविज्ञान के, वो हम आपको पढ़ाएंगे कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, उनके नाम लिखवाएंगे। उसके बाद उन्हीं क्षेत्रों पर हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको इससे पहले दे दिया था कि मनोविज्ञान का के क्षेत्र में कौन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी आता है, बाल विकास भी आता है। ठीक है, और जो भी आते हैं उनको हम लिखवाएंगे। फिर जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक लगे हुए हैं उनको मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी, और उन्हीं पर हम क्रम तरीके से, क्रमबद्धता से आगे बढ़ेंगे। एक क्रम से जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक हमारे माइंड में सेट होती चली जाती है और हमें आसानी से समझ में आने लग जाती है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए